अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए प्रीवियस सभी लेक्चर्स की तरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ पास्ट पेपर्स देख रही थी जिनमें काफ़ी शॉर्ट टर्म्स के बारे में पूछा गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करूं जिसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों को समझा दूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एज वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, तो सबसे पहले हम स्टाइलिस्टिक्स को ही समझ लेते हैं। स्टाइलिस्टिक्स है क्या? बेसिकली स्टाइलिस्टिक्स इज द साइंटिफिक एंड लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ स्टाइल in text, especially in literary text। स्टाइलिस्टिक लैंग्वेज स्ट्रक्चर और स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस को एनालाइज करती है जो एक ऑथर अपनी राइटिंग में यूज़ करता है। एज वी ऑल नो कि स्टाइलिस्टिक comes from linguistics, that is scientific study of language। ये स्टडी करती है कि हाउ लैंग्वेज वेरीज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और स्टाइलिस्टिक स्टडी करती है स्टाइल को दैट फिट्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ पर्पस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है थीम एंड रीम। बेसिकली थीम एंड रीम दोनों एक ही सेंटेंस के पार्ट्स हैं। थीम इज़ व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट एंड रीम इज़ व्हाट इज़ सेड अबाउट थीम। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द मैट। द कैट जो है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर एक थीम है, इज स्लीपिंग ऑन द मैट इज़ द रीम। यानी सेंटेंस के अंदर थीम जो है, द सेंटेंस इज अबाउट, सेंटेंस किस बारे में है, एंड रीम इज़ व्हाट इज़ सेड अबाउट थीम, कि थीम के बारे में क्या बात की गई है। थीम अगर हम इसको सिंपली अंडरस्टैंड करें, थीम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ क्लॉज, रीम इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट गिव्स न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू मीनिंग। नेक्स्ट वी हैव फोरग्राउंडिंग। बेसिकली फोरग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट रशियन फॉर्मलिस्ट ने सबसे पहले 20th सेंचुरी के स्टार्ट में डेवलप किया था। स्पेशली विक्टर शेक्लोवस्की ने 1917 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ही सेट के लिटरेचर का काम है चीज़ों को डिफेमिलराइज करना। इनके बाद जॉन मक्रोवस्की ने 1930 में इस आइडिया को एकेडमिकली डेवलप किया। इन्होंने फोरग्राउंडिंग को स्टाइलिस्टिक्स का सेंट्रल कॉन्सेप्ट बनाया। अभी हम समझते हैं कि फोरग्राउंडिंग होती क्या है। फोरग्राउंडिंग मीन्स लैंग्वेज को ऐसे इफेक्टिवली यूज़ करना कि कुछ आइडियाज़ या ओपिनियंस टेक्स्ट के अंदर ज़्यादा क्लियर नजर आए, यानी एम्फसाइज करना, एम्फसाइज क्रिएट करना। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो राइटर यूज़ करते हैं ताकि रीडर का जो फोकस है, जो उसका ध्यान है, वो किसी स्पेसिफिक, किसी स्पेशल पॉइंट पे चला जाए, किसी स्पेशल फीलिंग या फिर आइडिया पर स्टक होकर रह जाए। फोरग्राउंडिंग बेसिकली स्टाइलिस्टिक्स के अंदर एक थ्योरी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फोरग्राउंडिंग इज मेकिंग समथिंग स्टैंड आउट इन अ टेक्स्ट थ्रू डेविएशन और रेपिटेशन, एंड फोरग्राउंडिंग रेफर्स टू टू डिवाइसेस। हम इनको फोरग्राउंडिंग की टाइप्स भी कह सकते हैं, जो कि फर्स्ट है पैरेललिज्म एंड सेकंड वन इज डेविएशन। तो सबसे पहले हम पैरेललिज्म को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, पैरेललिज्म एक पावरफुल लिटरेरी डिवाइस है जो किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर रिदम, क्लैरिटी और एम्फसिस क्रिएट करने के लिए यूज होती है। पैरेललिज्म इज द रेपिटेशन ऑफ अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस और पैराग्राफ टू क्रिएट बैलेंस एंड रिदम। अगर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस आते हैं, यानी सेंटेंस के अंदर एक जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का बार बार यूज करना ताकि बात इजीली समझ में आ सके। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं, शी लाइक्स रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल स्ट्रक्चर। तो राइटर जो है वो पैरेलल स्ट्रक्चर या पैरेललिज्म को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपना जो मैसेज है या जो बात वो कर रहे हैं वो इजीली कन्वे कर पाए। नेक्स्ट वी हैव डेविएशन। डेविएशन मीन्स ब्रेकिंग द नॉर्मल रूल्स ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट सरप्राइज और डीपर मीनिंग इन लिटरेचर, यानी अपनी राइटिंग को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा अथेंटिक, ज़्यादा टू द पॉइंट और डीपर बनाने के लिए राइटर्स जो है वो डेविएशन का यूज़ करते हैं, डेविएट करते हैं। बेसिकली डेविएशन इज व्हेन अ राइटर इंटेंशनली ब्रेक्स ग्रामर, स्पेलिंग और स्टाइल रूल्स टू मेक समथिंग मोर पावरफुल, क्रिएटिव और यूनिक। बेसिकली ये टर्म डेविएशन जो है ये जेफरी लीच ने डेवलप की थी। उन्होंने डेविएशन को मेजर 6 टाइप्स में डिवाइड करा। यहाँ पर हमारे पास 6 टाइप्स मौजूद है, हम इनको शॉर्टली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेक्सिकल डेविएशन। लेक्सिकल डेविएशन के अंदर क्या होता है, वर्ड इन्वेंशन होती है, यानी नए वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं। सेकंड वन इज ग्रामेटिकल डेविएशन, मींस ग्रामर रूल्स आते हैं इसके अंदर, ब्रेकिंग नॉर्मल ग्रामर रूल्स और नए रूल्स बनाना, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स है उनको ब्रेक करना, उनसे डेविएट करना। नेक्स्ट वन इज ग्राफोलॉजिकल डेविएशन, मींस इसके अंदर आता है स्पेलिंग, लेआउट या फिर पंक्चुएशन को चेंज करना फॉर एस्थेटिक इंपैक्ट। उसके अलावा फोनोलॉजिकल डेविएशन। फोनोलॉजिकल डेविएशन के अंदर जो है वो डिफरेंट और साउंड्स का यूज किया जाता है, प्रोनाउंसिएशंस का यूज किया जाता है। राइटर फोनोलॉजिकल डेविएशन इसलिए यूज
करते हैं ताकि कैरेक्टर की वॉइस और उनका जो डायलैक्ट है उसको रिफ्लेक्ट कर सके। सिमेंटिक डेविएशन, सिमेंटिक के अंदर जैसा कि आप जानते हैं सिमेंटिक मीन्स मीनिंग की स्टडी, ठीक है। तो सिमेंटिक डेविएशन मीन्स मिक्सिंग स्ट्रेंज और इलॉजिकल मीनिंग। उसके बाद है स्टाइलिस्टिक डेविएशन। स्टाइलिस्टिक डेविएशन के अंदर स्टाइल और जॉनरा आते हैं, ठीक है। स्टाइलिस्टिक डेविएशन इन राइटिंग इन अ वे दैट गोज अगेंस्ट एक्सपेक्टेड स्टाइल। नेक्स्ट वन इज टेक्सचुअलिटी वर्सेस इंटरटेक्सचुअलिटी। पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ था। तो सबसे पहले हम टेक्सचुअलिटी को समझ लेते हैं। टेक्सचुअलिटी का मतलब है वो तमाम क्वालिटीज़ जो किसी टेक्स्ट को मीनिंगफुल और कोहेरेंट बनाती हैं। टेक्सचुअलिटी क्या है? टेक्सचुअलिटी के अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ आती हैं जो टेक्स्ट को मीनिंगफुल और कोहेरेंट बनाती हैं, जैसे ग्रामर, स्ट्रक्चर, कोहेजन। जैसे किसी न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी आर्टिकल हम देखते हैं तो वो आर्टिकल जो है वो प्रॉपर हेडिंग में, प्रॉपर पैराग्राफ, प्रॉपर सेंटेंस लिंकिंग होती है उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टेक्सचुअलिटी मौजूद होती है। नेक्स्ट वन इज इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन वन टेक्स्ट एंड अनदर टेक्स्ट। इट हैपन्स when one text quotes references or parodies an other text, ठीक है। जूलिया क्रिस्टवा ने इस टर्म को 1960 में इंट्रोड्यूस करवाया था। टी.एस. एलियट की अगर हम एक पोइम देखें द वेस्ट लैंड, इस पोइम के अंदर उन्होंने शेक्सपियर और बाइबल का जो रेफरेंस दिया है इसी को हम कहते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी। तो इसको इजी वर्ड्स में अगर समझें तो इंटरटेक्सचुअलिटी का मतलब है जब भी कोई टेक्स्ट किसी दूसरे टेक्स्ट का रेफरेंस देता है या उसकी एग्जाम्पल यूज़ करता है तो उसको हम इंटरटेक्सचुअलिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है होमोडाइजेटिक वर्सेस हेटेरोडाइजेटिक नरेटर। होमोडाइजेटिक नरेटर्स क्या होते हैं? होमोडाइजेटिक नरेटर इज व्हेन अ नरेटर इज अ कैरेक्टर इनसाइड द स्टोरी, इट इज कॉल्ड होमोडाइजेटिक नरेटर। यानी एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जो कहानी सुना रहा है और वो खुद उस कहानी का एक पार्ट है, उसके अंदर वो खुद इंसान मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं होमोडाइजेटिक नरेटर। अब आता है हेटेरोडाइजेटिक। हेटेरोडाइजेटिक वो इंसान होता है जो आउटसाइडर होता है। जब कहानी बताने वाला, स्टोरी बताने वाला स्टोरी के अंदर खुद मौजूद नहीं होता तो उसको हम कहते हैं heterodygetic. When the narrator is not a character in the story and tells it from outside, it's called heterodygetic narrator. Next one is point of view. Point of view is a very important term in stylistics. Point of view in writing is the position the narrator speaks from. It is who is speaking to whom. जब हम कोई स्टोरी या टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वो कहानी, वो स्टोरी हमें किस शख्स के जरिए बताई जा रही है, किस शख्स के थ्रू सुनाई जा रही है, उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यानी हम ये जानते हैं कि इसके अंदर आई का यूज हो रहा है, यू का यूज हो रहा है या फिर ही का यूज हो रहा है, यानी किस एंगल से स्टोरी बताई जा रही है, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू के फर्दर 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई का यूज होता है, इसमें नरेटर खुद कहानी सुना रहा होता है, यानी नरेटर खुद उस स्टोरी का पार्ट होता है। जैसे मैं आपको अगर एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं रात को अकेली थी और बारिश भी नहीं रुक रही थी और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। अब यहाँ पे जो है मैं खुद स्टोरी बता रही हूँ और मैं खुद ही स्टोरी का पार्ट हूँ, तो इट्स मीन आई फर्स्ट पर्सन का यूज़ हुआ है। सेकंड पर्सन मीन्स नरेटर जो है वो डायरेक्ट रीडर से बात करता है, और थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, दे का यूज़ होता है। इसमें नरेटर कहानी का पार्ट नहीं होता, यानी हेटेरोडाइजेटिक नरेटर होता है। फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन जो है इसको फर्दर 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओमनिशेंट कैरेक्टर या ओमनिशेंट नरेटर, ऑल नोइंग नरेटर होता है वो। सेकंड वन है लिमिटेड और थर्ड वन है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आते हैं हमारे पास मूड एंड मोडालिटी। सबसे पहले हम मूड को समझ लेते हैं। मूड क्या है? मूड इज अ ग्रामर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। मूड का बेसिकली मतलब होता है सेंटेंस का लहजा या फिर उसकी टोन क्या है, जो आमतौर पर हमें वर्ब की फॉर्म से पता चलता है। इसका कनेक्शन इस बात से होता है कि बोलने वाला या लिखने वाला किस अंदाज में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या बता रहा है, ऑर्डर दे रहा है या फिर कोई मशवरा दे रहा है, क्या कर रहा है। मूड इज अ सेट ऑफ कंट्रास्ट विच आर शोन बाय द फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंड एक्सप्रेस द स्पीकर्स एटीट्यूड टू व्हाट इज सेड और व्हाट इज रिटन। मूड की फर्दर 3 टाइप्स हैं, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड एंड सब्जेक्टिव मूड। इंडिकेटिव मूड्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जस्ट कोई रैंडम बात की होती है, कोई रियलिटी बताई होती है, जैसे शी इज़ अ टीचर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। तो यहाँ पर इंडिकेटिव का मतलब है किसी बात को सिंपली बयान करना, कोई रियलिटी बताना। उसके बाद आता है इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड मीन्स ऑर्डर करना, ठीक है। ऑर्डर करने का अंदाज जो होता है, ये मूड तब यूज होता है जब आपको कुछ करने का
ऑर्डर देना होता है या कोई रिक्वेस्ट करनी होती है या कोई आपको किसी को एडवाइस करनी होती है, जैसे आप कहते हो क्लोज द डोर, प्लीज़ सिट डाउन, इसी तरह से आप इम्पेरेटिव मोड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव मोड। इस मोड में या तो प्रे की जाती है या फिर डिज़ायर या फिर कोई हाइपोथेटिकल बात की जाती है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है ऐसी बात जो हुई भी ना हो लेकिन आप वो कर रहे हो, जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो आप बर्ड तो नहीं हो लेकिन या आप कहते हो कि अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता, ठीक है, यहाँ पर आपने हाइपोथेटिकल मूड का यूज़ किया। जैसे आप दुआ देते हो गॉड ब्लेस यू। तो जब हम स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं किसी पोइम का या नॉवल का, तो मूड से ही हमें पता चलता है कि कैरेक्टर का एटीट्यूड क्या है, राइटर की टोन कैसी है और वो क्या बात कर रहा है, बात सीरियस है या किस तरह की बात वो कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव मोडालिटी। मोडालिटी इज मीनिंग फॉर एटीट्यूड ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। मोडालिटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीकर्स एटीट्यूड कंसर्निंग द ट्रूथ ऑफ अ प्रपोजिशन, रिलाइजेबिलिटी ऑफ प्रपोजिशन बाय सम एजेंट। मोडालिटी के अंदर पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन वगैरह देखी जाती है। अगर आप मोडालिटी की बात करें तो मोडालिटी के अंदर किसके थ्रू बात का एक्सप्रेस किया जाता है, मॉडल वर्ब्स के थ्रू, जैसे कैन, कुड, शुड, माइट, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी आती है, नेसेसिटी आती है, परमिशन आती है, तो आप कहते हो कि शी माइट कम, यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो हो रही है, इट्स मीन कि इट इज़ मोडालिटी, ठीक है। उसके बाद है नेसेसिटी, यू मस्ट फिनिश, तुम्हें ये काम अभी फिनिश करना है, ज़रूरी बात है कि तुम्हें ये अभी फिनिश करना है, यहाँ पे नेसेसिटी का यूज़ हुआ है। उसके बाद है परमिशन, मे आई लीव, मे आई गो, ठीक है, शी कैन सिंग एटसेट्रा। तो इस तरह से जो है मोडालिटी के अंदर मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट, जैसे टेंस वक्त का बताता है हमें, ठीक है, वैसे ही मूड हमें सेंटेंस का ग्रामेटिकल फॉर्म बताता है और मोडालिटी उसका मीनिंग या फिर उसका एटीट्यूड बताती है, ठीक है। आई होप आपको मूड और मोडालिटी दोनों की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वी हैव रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब है कि ज़ुबान का वो अंदाज जो हम सिचुएशन, ऑडियंस या फिर टॉपिक के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। रजिस्टर रेफर्स टू द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी और स्टाइल ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आप अपनी अम्मी से बात करते हो तो बड़े लाड से बात करते हो, आपका जो अंदाज होता है वो चेंज होता है। इसी तरह से जब आप अपनी टीचर से बात करते हो तो आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हो। नेक्स्ट यू हैव टेक्स्ट एंड को टेक्स्ट। अब सबसे पहले टेक्स्ट को समझ लेते हैं। टेक्स्ट इज द रिटन कंटेंट ऑफ एनी रिटन वर्क। इट डजंट रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट बट ओनली टू द राइटिंग दैट इट कंटेन्स। सिंपली टेक्स्ट सिर्फ लिखा हुआ कंटेंट होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है ये नहीं बताता। ओनली रिटन कंटेंट इज टेक्स्ट, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझें तो अ की इज एसेंशियल, ये टेक्स्ट लिखा है, लेकिन जो की है इसके अंदर हमें नहीं पता कि की का क्या मतलब है। की इज एसेंशियल, ये कौन सी की बात की जा रही है, यहाँ पर ये सिर्फ टेक्स्ट लिखा है। अगर हम को टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट रेफर्स टू द सराउंडिंग वर्ड्स दैट हेल्प डिटरमिन द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। जैसे हमने अपने टेक्स्ट में की बात की है, तो टेक्स्ट, को टेक्स्ट वो वर्ड्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक वर्ड के आस पास होते हैं, उस स्पेसिफिक वर्ड का मतलब समझने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे अ की टू अ डोर, अब यहाँ पे हमें पता है कि अब दरवाजे की बात हो रही है। इसी तरह अ की ऑन द कीबोर्ड, अब कीबोर्ड की बात हो रही है। इसी तरह अ की टू द सोल्व प्रॉब्लम। तो को टेक्स्ट इज द सराउंडिंग वर्ड्स जो हमारी किसी भी वर्ड, किसी भी स्पेसिफिक वर्ड का मतलब समझने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रोप्स वर्सेस स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली ये पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले हम ट्रोप को समझ लेते हैं। ट्रोप्स क्या है? ट्रोप इज एन आर्टफुल डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी और प्रिंसिपल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी वो फिगर ऑफ स्पीच जो स्पेशल एंड डेविएटेड मीनिंग कन्वे करे, जैसे मेटाफर, सिमली एटसेट्रा। मेटाफर की अगर हम बात करें, टाइम इज़ अ थीफ, ठीक है। अगर हम सिमली की बात करें, लाइफ इज़ लाइक अ बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज़ नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेज, यानी वर्ड का मीनिंग टोटली ट्विस्ट हो जाना इज कॉल्ड ट्रोप्स। अगर हम स्कीम की बात करें तो स्कीम इज़ एन आर्टफुल डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। स्कीम के अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की बात हुई है। फिगर ऑफ स्पीचेस जो वर्ड के नॉर्मल ऑर्डर को चेंज कर दे, और इससे ये होता है कि वर्ड के मीनिंग पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। जैसे पैरेललिज्म, एनाफोरा, स्कीम, ठीक है। पैरेललिज्म में बात हुई है, शी केम, शी सा एंड शी कंकर्ड। एनाफोरा, वी विल विन, वी विल राइज एंड वी विल फाइट। स्कीम ओनली स्टाइल और रिदम को इम्पैक्ट करती है। सो ट्रोप चेंज मीनिंग एंड स्कीम चेंज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड वर्ड्स। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको किसी भी टर्म की कहीं से समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।